हाय, हाँ ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़ो, और क्या करना है वो तो आप बताइए। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मानूंगी। अरे मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। मेरी माँ घर पर आराम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने मुझे किराया लेने भेज दिया। नाम दिया जिम्मेदारी का, मतलब साफ है, पैसे लो और वापस आ जाओ। इसमें भला क्या मुसीबत हो सकती है। मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज तुम्हें किराया देना ही होगा। ली आंटी, पहले तो आप कुछ दिन की मोहलत दे देती थी, बस 2 दिन और दे दीजिए ना। पहले तो मैं, वैसे इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। क्या कहा? कुछ नहीं, सच कहूँ तो आज का दिन कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। मुझे बस किराया लेना है और वापस घर जाना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही हो। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी, आप कौन? ये चेहरा तो मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, ये तो मेंग तिंगवान है। लेकिन मेंग तिंगवान तो बोल नहीं सकती है ना? क्या? नहीं, मुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस लड़की का चेहरा तो हमारी सोसाइटी का नहीं लग रहा। रुको, अभी तो इसने खुद बात की थी। लगता है किराया न देने की नौबत आ गई तो बोलना भी सीख गई। आप लोग क्या कह रहे हैं? सुनो लड़की, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। आज या तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड किराया देगा या फिर तुम दोनों अपना सामान लेकर घर खाली कर दो। बॉयफ्रेंड? हाँ, वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर कौन है? मैं। एक मिनट, ये तो वही लड़का है। फूमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लीशा हैं, इस बिल्डिंग की मकान मालकिन? जी, मैं ही हूँ। लेकिन आप कौन? मैं फूमो हूँ। हमारी कंपनी इस समय किराए की स्थिति की जांच कर रही है। इस बिल्डिंग में कुछ किराए बाकी हैं, इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ। ओह, तो आप कंपनी की तरफ से आए हैं। तभी मैं सोचूं कि इतने स्मार्ट लड़के को पहले कभी देखा क्यों नहीं। मैं तो बस किराया वसूल रही थी। फू साहब, आप बैठिए। इस घर का किराया अभी तक जमा नहीं हुआ है। मामला थोड़ा खास है, लड़की के घर की स्थिति अभी ठीक नहीं है। क्या कुछ दिन की मोहलत मिल सकती है? अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे घर खाली करने को कह रही थी, अब अचानक मेरी तरफ से पैरवी क्यों कर रही हैं? एक मिनट, ये दोनों कहीं पहले से मिले हुए तो नहीं हैं? एक बुरा बन रहा है और दूसरा अच्छा। पक्का कुछ गड़बड़ है। ये बच्ची थोड़ी शर्मीली है, आप इसे ज्यादा परेशान मत कीजिए। शर्मीली? इसे तो मैंने अभी तक एक शब्द बोलते नहीं सुना था। ली आंटी, असल में मैं इसे जानता हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं समझी। आप क्या समझी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम दोनों आराम से बात करो, मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट, ली आंटी, ये अचानक चली क्यों गई? मकान मालकिन चली गई तो अब मैं किराया किससे वसूलूं? ये भी ना। फूमो को देखते ही बिल्ली को देखकर चूहे की तरह भाग गई। मेंग तिंगवान, क्या तुम स्कूल में जानबूझकर चुप रहती हो? मैंने अभी तुम्हें बोलते हुए सुन लिया है, अब मेरे सामने भी चुप रहने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। फूमो, आखिर तुम चाहते क्या हो? अच्छा, तो तुम सच में बोल सकती हो? हाँ, बोल सकती हूँ। अब बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? किराया लेने? मुझे पता था, तुम लोग पहले से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर आज का दिन चुना है। क्यों? ताकि मैं किराया न दे पाऊँ और तुम मुझे परेशान कर सको। तुम्हारी सोच वाकई बहुत दिलचस्प है। क्या मतलब? मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूँ, मुझे तुम्हारे किराए से मतलब है। लेकिन मुझे पता है कि तुमने ये सब पहले से प्लान किया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि स्कूल में अभी अभी फीस जमा हुई है। तुम्हें पता था कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे, फिर अचानक किराए की जांच भी शुरू हो गई। तुमने ही करवाया है ना? मैंने क्या करवाया? और ये क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हारी कल्पना शक्ति काफी अच्छी है। मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है तुम हमेशा लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में किसी का फायदा उठाओगे। बस करो, पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हारा फायदा कैसे उठाया? मैंने तो सिर्फ किराया मांगा है। तुम? अरे अंदर से कौन आया? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बाहर से आवाज सुनी तो देखने चली आई। ओह, तो ये तुम्हारी बहन है? हाँ, हम जुड़वा बहनें हैं। दीदी, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, अंदर जाओ। ठीक है, और तुम इस आदमी से ज्यादा बात मत करना। मैं समझ गई। फूमो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें मुझसे इतना डर क्यों लगता है? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तो फिर बस मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, हम जल्दी से घर खाली कर देंगे। घर खाली करोगी? हाँ। जाओगी कहाँ? वो, मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगी। क्या तुम्हारे पास दूसरी जगह का इंतजाम है? हाँ। कहाँ? मैं। देखो, अगर इस बिल्डिंग से भी सस्ती जगह ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें काफी मुश्किल होगी। यहाँ का किराया पहले ही बहुत कम है, दूसरी जगह ढूंढोगी तो एडवांस देना पड़ेगा, शिफ्टिंग का खर्च अलग, अगर ब्रोकर हुआ तो उसकी फीस भी देनी पड़ेगी। तुम इस महीने का किराया तक नहीं दे पा रही हो, इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? मैं काम कर रही हूँ, कुछ दिनों में मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने दिन में? बस कुछ दिन, तब तक मैं किसी तरह संभाल लूंगी। सड़क पर तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, घर छोड़ने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किराया बचाने के चक्कर में तुम्हें उससे भी ज्यादा खर्च करना पड़े। मैं समझ गई, लेकिन मैं किसी पर एहसान नहीं लेना चाहती। किसने कहा कि मैं एहसान कर रहा हूँ? तो फिर किराया देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम बेवजह घर छोड़कर परेशानी में ना पड़ो। दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, लियांटी से बात हो गई। हाँ, उन्होंने क्या कहा? वो किराया कुछ दिन बाद लेने को तैयार हैं। सच? हाँ, तो फिर हमें घर खाली नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन क्या? मुझे फूमो पर भरोसा नहीं है, वो बहुत चालाक है। दीदी, तुम उससे दूर रहना। ठीक है फूमो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने पहले ही कहा है,
किराया? क्या मुझे कुछ दिनों की मोहलत मिल सकती है? कितने दिन? एक हफ्ता? एक हफ्ता? हाँ। क्या तुम अगले शनिवार तक किराया दे सकती हो? हाँ ठीक है, मैं ली आंटी से बात कर दूंगा। अगले शनिवार तुम सीधे उन्हें किराया दे देना, इतनी आसानी से। हाँ, और कुछ, बस एक बात, क्या हर अफवाह पर विश्वास मत किया करो। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना है वो सब झूठ है, कम से कम आधा तो जरूर झूठ है। तो बाकी आधा, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम, अच्छा मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम सच में सिर्फ किराया लेने आए थे? और क्या, मुझे लगा था तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे किराए के लिए इतना समय बर्बाद करूंगा? शायद तुम्हारी सोच बहुत अजीब है और तुम बहुत परेशान करने वाले हो। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे ऐसा कहा है, तो याद रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। दीदी, क्या वो चला गया? हाँ, वो बुरा इंसान नहीं लगता, तुम अभी उसे जानती नहीं हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। तुम इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत किया करो। ठीक है दीदी, वैसे क्या उसकी आवाज सच में अच्छी है? तुम फिर शुरू हो गई। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। चलो अंदर, अगले शनिवार तक किराया जमा करना है। हाँ, मैं अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले किराया दूंगी, यही सही रहेगा। कुछ दिन बाद। फूमो, इतनी सुबह सुबह क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ। तुम कब से सोचने लगे? जब से तुमने मेरा नाश्ता खाना शुरू किया है। अरे भाई, मैं क्या करूँ? तुम्हारे घर के पास खाने की कोई दुकान नहीं है, तुम्हें तो रोज मेरे साथ स्कूल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल में खाना मिलता है। ये स्कूल है, होटल नहीं। तुम्हें पता है, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ 10 किलोमीटर तक कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है। ऑनलाइन खाना भी नहीं पहुँचता, और अगर खुद खाना बनाऊँ तो मेरी कुकिंग खाने लायक नहीं होती। मतलब तुम अमीर होकर भी भूखे रहते हो। बिल्कुल, इसीलिए स्कूल आना मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं। फू भाई, क्या एक काम है? फिर से पैसे चाहिए? नहीं, इस बार मदद चाहिए। बोल। गेम में मैं फंस गया हूँ, बाएं से दबाव बनाओ। समझ गया। अब रुको, हाँ हो गया। फू भाई, तुम तो मेरे लिए भगवान हो, भगवान को मत घसीटो। अच्छा, तो आज लंच तुम खिलाना। देखते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस सेमेस्टर से सीटिंग अरेंजमेंट बदला जाएगा। क्या? नए सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम और सभी छात्रों की पढ़ाई के स्तर को देखकर नई सीटें तय की जाएंगी। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करें और साथ मिलकर बेहतर परिणाम हासिल करें। अब जिन छात्रों का नाम पुकारा जाएगा वे अपनी नई सीट पर चले जाएं। सबसे पहले मेंग तिंगवान। पूरी क्लास एक पल के लिए शांत हो जाती है। मेंग तिंगवान, अपनी नई सीट पर जाओ। जी मैडम। और अगला नाम? फूमो। क्या तुमने सुना नहीं? फूमो। जी मैडम, अपनी नई सीट पर जाओ। कहाँ? पहली पंक्ति। क्या? फू भाई, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। चुप रहो, तुम्हारी सीट किसके पास है? मेंग तिंगवान के। अरे वाह, आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। चुप कर, मैं सिर्फ सीट बदल रहा हूँ। हाँ, हम सब जानते हैं। चलो अपना सामान उठाओ और सुनो, खाना बंद करो। फूमो, तुम फिर क्लास में खाना खा रहे हो? मैडम, बस आखिरी ने वाला था, मुंह में अभी भी भरा हुआ है। जल्दी से खत्म करो और किताब खोलो। जी मैडम। पूरी क्लास हंसने लगती है। चुप, सब अपनी किताब खोलो। आज की क्लास सामान्य तरीके से चलेगी, कोई आपस में बात नहीं करेगा। मेंग तिंगवान अपनी नई सीट पर बैठती है। फूमो उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। कुछ सेकंड तक दोनों बिल्कुल शांत रहते हैं। फूमो धीरे से उसकी किताब की तरफ देखता है। मेंग तिंगवान उसे देखती है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर मेरी किताब क्यों देख रहे हो? मैं बस देख रहा था। तुम्हारी किताब तो अभी भी इसी पेज पर खुली है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सुबह से तुमने पेज बदला ही नहीं। तुम मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे। नहीं तो फिर संयोग है। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे भी तुम पर नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। टीचर पीछे से बोलती है, फूमो। मेंग तिंगवान, जी मैडम। क्लास में ध्यान दो। जी मैडम। फूमो धीरे से मुस्कुराता है। मेंग तिंगवान उसे घूरती है। और इसी तरह जिस लड़की को लगता था कि अगले शनिवार किराया देकर उसकी जिंदगी फिर सामान्य हो जाएगी, उसे अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फूमो के साथ एक ही सीट पर बैठने के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। तुम मुझसे बच रही हो क्या? तुम्हारी बहन ने इस महीने का किराया जमा कर दिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा, अभी मेरी बात करने का तरीका थोड़ा गलत था, माफ करना। किराए की चिंता मत करो, मेरी बहन समय पर किराया दे देगी। ठीक है, वैसे भी किराया आज मिले या कुछ दिन बाद, मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। और हाँ, कल मेरी बहन ने कहा था कि कल उसका बोलने का तरीका भी ठीक नहीं था। उस समय गलती उसी की थी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन की बात निकली है तो एक बात पूछूं। तुम्हारी बहन का व्यवहार थोड़ा अजीब है। कल मैं सिर्फ किराया लेने गया था, मैंने अभी ठीक से कुछ कहा भी नहीं था कि उसने सीधे पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हारी बहन को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, जैसे हर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो? फूमो मन ही मन घबरा जाता है। ओह नहीं, मैंने इसके सामने इसकी बहन की बुराई कर दी। अब तो ये जरूर नाराज हो गई होगी। अरे सच में गुस्सा हो गई। मेंग तिंगवान, तुम्हारी आवाज। एक मिनट, जुड़वा बहनें। जिस लड़की को बोलने में दिक्कत है वो छोटी बहन है, और बड़ी बहन सिर्फ अपनी बहन की तरह दिखने के लिए चुप रहती है। तो फिर स्कूल में हमेशा चुप रहने वाली ये लड़की, कहीं यही तो मेंग जियानशा नहीं है? फूमो, तुम आखिर चाहते क्या हो? माफ करना, अभी मैंने बिना सोचे कुछ ज्यादा बोल दिया, और कल मेरा व्यवहार भी ठीक नहीं था। मेरी तरफ से अपनी बहन से माफी मांग लेना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये बात अपनी बहन को नहीं बताऊंगी। सच में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी बहन खुद सब सुन चुकी है। फूमो मन ही मन हंसी रोकते हुए सोचता है, मुझे सच में डर है कि अगर मैंने इसे 2 सेकंड और देखा तो मैं हंस पड़ूंगा। कल तक जो लड़की कांटों की तरह बात कर रही थी, आज मेरे सामने खड़ी होकर इतनी शर्मीली क्यों हो गई?
ये वही मेंग जियानशा है, या फिर मैं गलत समझ रहा हूँ? सिर्फ अंदाजा लगाना काफी नहीं होगा, मुझे खुद इसकी सच्चाई पता करनी होगी। लेकिन कैसे? अच्छा, तुम्हारी बहन मेरे सामने इतना गुस्सा क्यों करती है? उसने तो कहा था कि उसने तुम्हारी बातों से मेरे बारे में सुना था कि मैं झाओ यून और ली छियुए दोनों के साथ घूमता हूँ और दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तुमने ये अफवाह कहाँ से सुनी? मेंग तिंगवान कुछ सेकंड चुप रहती है। फूमू ध्यान से उसके चेहरे को देखता है। कल मेंग जियानशा ने कहा था कि ये सब उसकी बहन ने बताया है, लेकिन ये बात सही नहीं हो सकती। मेंग जियानशा अपनी बहन को इतना बचाती है, वो इतनी आसानी से अपनी बहन का नाम लेकर उसे मुसीबत में क्यों डालेगी? मतलब अफवाह उसकी बहन ने नहीं सुनी, खुद मेंग जियानशा ने कहीं से सुनी होगी। और कल जब मैं पूछने लगा तो उसने अपनी बहन का नाम आगे कर दिया। अगर सामने सच में मेंग तिंगवान होती तो मेरे सवाल पर इसे कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन अभी इसने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। इसका मतलब ये मुझे परख रही है। शांत रहो, अगर मैं मेंग तिंगवान हूँ तो मुझे ये सारी बातें पता ही नहीं होनी चाहिए, बस कोई साधारण सा जवाब देना है। वो बातें मैंने किसी और से सुनी थी, लेकिन अब मैंने अपनी बहन को समझा दिया है कि वो सब सच नहीं है। फूमो कुछ सेकंड उसे देखता रहता है, फिर मुस्कुरा देता है। हा, मेंग जियानशा, तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? बात छुपाने की कोशिश में खुद ही सब कुछ बता देना। अगर तुम सच में मेंग तिंगवान होती तो तुम्हें ये कैसे पता होता कि तुमने अपनी बहन को पहले ही सब समझा दिया है? और कल तुमने खुद कहा था कि ये अफवाह तुम्हारी बहन ने सुनी थी। आज अचानक तुम कह रही हो कि तुमने अपनी बहन को समझाया। कहानी में ही गड़बड़ है, तो अब भी नाटक करोगी? मुझे समझ आ गया, कल जब मैंने मेंग तिंगवान को देखा था तब उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन आज वही लड़की अचानक मुझसे बच रही है। चेहरा वही है, आवाज वही है, लेकिन इंसान बदल गया है। अच्छा, तो आज फिर छोटी बहन बनकर आए हो, और इस बार तो तुम खुद मेरे हाथों पकड़ी गई हो। फूमो उसके करीब जाकर धीमे से कहता है, मेरी प्यारी सहपाठी, तुम नहीं चाहोगी ना कि अपनी ही मकान मालिक से झगड़ा करने की वजह से तुम्हें और तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया जाए? अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना तो मजाक चलता है ना। मेंग जियानशा का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। फूमो मन ही मन सोचता है, अरे इतनी जल्दी लाल हो गई, मैंने तो बस थोड़ा सा डराया था। ये लड़की सच में बहुत दिलचस्प है। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी बहन को आमतौर पर क्या पसंद है? मुझे लगता है वो काफी दिलचस्प लड़की है। मेंग जियानशा अचानक उसे घूरती है, फिर उसे एहसास होता है, रुको, वो मुझसे मेरी बहन के बारे में पूछ रहा है। उसे अभी भी लगता है कि मैं मेंग तिंगवान हूँ, मतलब वो मेरे बारे में नहीं पूछ रहा, वो मेरी बहन के बारे में पूछ रहा है। तो फिर मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? अगले ही पल मेंग जियानशा कुछ बोले बिना अपनी किताब उठाती है और तेजी से वहां से चली जाती है। फूमो उसे जाते हुए देखता रह जाता है। इतनी तेजी से भागी, लगता है झटका थोड़ा ज्यादा बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, आज भाग गई तो क्या हुआ, कल फिर इसी सीट पर मेरे बगल में बैठना है। देखते हैं कल कितनी देर तक मुझसे बचती हो। उधर मेंग जियानशा स्कूल से बाहर निकलते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है, कमाल है, उस फूमो ने मुझे 2 बार देखा और अब सीधे मेरी बहन पर नजर रख रहा है। उसे क्या लगता है मेरी बहन जैसी दिखने वाली हर लड़की से वो इतनी आसानी से बातें कर सकता है? और ये अफवाहें क्या सच में किसी और ने उसके बारे में फैलाई हैं? नहीं, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वो मकान मालिक है तो क्या हुआ, कुछ ही दिनों में मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं पूरा किराया दे दूंगी, फिर मुझे उसके चेहरे की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं लगातार उसे नजरअंदाज करती रही तो कुछ दिनों बाद उसे भी समझ आ जाएगा कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर वो खुद मुझसे दूर हो जाएगा। हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका है। कुछ देर बाद काम पर पहुंचते ही एक महिला आवाज लगाती है, आ गई। इस हफ्ते किताबों का माल थोड़ा ज्यादा आया है, आज 7 बजे तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इस हफ्ते की सैलरी शुक्रवार को मिल जाएगी ना? मिलेगी, शुक्रवार को ही मिलेगी। मैं तुम्हारे जैसे छोटे से काम करने वाली लड़की की सैलरी थोड़ी रोकूंगी। धन्यवाद, तो मैं काम शुरू करती हूँ। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी, पिता ने भी हमें बोझ समझकर बहुत पहले हमारा साथ छोड़ दिया। हर महीने जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उन्हें फीस और जरूरी खर्चों में ही लगभग पूरा खर्च करना पड़ता है। थोड़े पैसे गांव में रहने वाली दादी के लिए भी भेजने पड़ते हैं। बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे खुद काम करना पड़ता है। इसलिए मैं जितनी जल्दी काम खत्म करूं उतना अच्छा, क्योंकि काम खत्म होने के बाद दुकान बंद होने से पहले थोड़ी देर किताब पढ़ना ही मेरे दिन का सबसे शांत समय होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों किताब पर ध्यान ही नहीं लग रहा, बार बार उसी इंसान की बातें याद आ रही हैं। तुम्हारी बहन को क्या पसंद है? मुझे लगता है वो काफी दिलचस्प लड़की है। क्या मतलब है उसका? किसी से सिर्फ 1-2 बार मिलने के बाद ही कोई इतना दिलचस्प कैसे लग सकता है? कहीं ये सिर्फ उसकी शक्ल देखकर पसंद करने वाली बात तो नहीं? वैसे अगर सच कहूं तो उसका चेहरा सच में किसी उपन्यास के हीरो जैसा है। छी, मैं ये क्या सोच रही हूँ, वो सिर्फ हमारा मकान मालिक है, बस और कुछ नहीं। लेकिन आज तो किताब में एक लाइन भी समझ नहीं आ रही। छोटी लड़की, कुछ खाओगी? हाँ आंटी। चिकन विंग्स कितने के हैं? 5 रुपये की एक स्टिक, हमारा खास मसाला है, एक बार खाओगी तो दोबारा जरूर आओगी। ठीक है, एक चिकन विंग्स और एक मशरूम दे दीजिए। मसाला बिल्कुल नहीं। ये लो बेटी, धन्यवाद। रात को घर पहुंचने पर, बहन मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। मैंने तो खा लिया, देखो साइन भी कर रखा है। अरे तो फिर मैं पहले खा गई। तुम नाराज तो नहीं हो? तुम जरूर भूखी होगी, मैं खाना बना देती हूँ। अच्छा पहले ये चक्कर देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक टुकड़ा बचाया है, काफी स्वादिष्ट है। सच? हाँ, तुम्हें तो सब अच्छा लगता है। नहीं, आज ये सच में अच्छा है। कल सब्जियां खरीदनी होंगी। दीदी आज पता है क्या हुआ? क्या? खिड़की के बाहर वही छोटी चिड़िया फिर आ गई थी। पूरी क्लास के दौरान वहीं बैठी रही,
टीचर भी आखिर में हंसने लगी। और हाँ, आज बुक स्टोर में एक नई किताब आई, नाम बहुत मजेदार है, मेरी बिल्ली एक सीईओ है। तुम्हें ऐसी किताबें ही क्यों पसंद आती हैं? क्योंकि मजेदार होती हैं। वैसे तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें कोई चीज़ एक बार समझाती हूँ और तुम तुरंत समझ जाती हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे वही बात समझने में 3 दिन लगते थे। सच? हाँ, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट दीदी। यही मेरी जिंदगी है, हर दिन लगभग एक जैसा। सुबह स्कूल, दोपहर पढ़ाई, शाम काम, रात घर, कुछ खास नहीं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन फूमो कितना परेशान करने वाला इंसान है। फिर भी मैं बार बार उसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? नहीं, पहले खाना खा लेती हूँ, बाकी आधा पेपर कल समझाऊंगी। अगले दिन स्कूल में, मेंग तिंगवान तुम लंच करने नहीं जा रही? फूमो की आवाज सुनते ही मेंग जियानिशा का शरीर जैसे जम जाता है। वह सिर उठाकर भी नहीं देखती। फूमो मन ही मन सोचता है, कल से मैंने जो ड्राफ्ट कॉपी उसे दी थी, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई हो। पूरे 1.5 दिन से मेरी तरफ से दी गई कॉपी को ऐसे नजरअंदाज कर रही है जैसे वो दिख ही नहीं रही। मेरी तरफ देखना तो दूर, आंख मिलाने से भी बच रही है। इतना डरने की जरूरत है क्या? फू भाई अभी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। फू भाई एक बात पूछूं? पूछ। तुम उस लड़की को परेशान मत करना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैंने तो बस उससे बात की। हाँ, लेकिन तुम उससे कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें उससे पसंद हो गई है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी पसंद ऐसी नहीं है। मुझे तो ऐसी लड़की पसंद है जो खुलकर बात करे, हंसमुख हो, और अगर मुझसे 3-4 साल बड़ी हो तो और अच्छा। किसने तुमसे तुम्हारी पसंद पूछी? अरे मैं तो बस। और फूमो, तुम्हारे बारे में झाओ यून और लीचियुए वाली बातें पहले से चल रही हैं। अब जाकर मेंग तिंगवान को भी परेशान मत करना। किसने कहा? मैंने कब किसी को परेशान किया? मैं तो कानून मानने वाला, नियमों का पालन करने वाला अच्छा नागरिक हूँ। स्कूल के नियमों का भी सम्मान करता हूँ। और सबसे जरूरी बात, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता। और अगर तुमने मेरे बारे में फिर ऐसी अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हारे खिलाफ बदनामी की शिकायत कर दूंगा। अच्छा बाबा, इतना गुस्सा क्यों? चलो खाना खाते हैं। भाई आज मेन्यू में क्या है? आज मुझे तो सब चाहिए, पहले ये दो फिर वो। अरे भाई प्लेट में जगह भी छोड़ो। ठीक है, एक मीठी खट्टी पोर्क की प्लेट, एक चिकन और हरी सब्जी, और तो मेरे लिए किसी फरिश्ते के बचाव से कम नहीं है। चलो उधर चलते हैं। मिंग भाई इधर काफी जगह खाली है। लिंजियांग नंबर -3 स्कूल की कैंटीन बाहर की कंपनी चलाती है, इसलिए यहाँ का खाना सच में काफी अच्छा है। इसी वजह से ज्यादातर खाने की कीमत सरकारी स्कूलों से थोड़ी ज्यादा है। बस दलिया, भाप में बने बन और छोटे छोटे बंस जैसे मुख्य खाने पर सब्सिडी मिलती है। हालांकि मुझे पहले से पता था कि वो किसी तरह किराया चुका पाती है, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि उसके हालात इतने खराब होंगे। मैंने उससे कहा, मिंग भाई क्या हुआ? इतनी सारी सीटें खाली हैं, फिर भी तुमने कोने वाली सीट ही क्यों चुनी? मैं तो अपने नए डेस्कमेट से थोड़ी दोस्ती बढ़ाना चाहता था, लेकिन लगता है सामने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मिंग भाई, तुम्हें मेंग तियानवान का स्वभाव अभी तक समझ नहीं आया। पहली क्लास से लेकर अब तक क्या तुमने कभी उसे किसी से बात करते देखा है? कोई भी उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करे, वो एक शब्द तक नहीं बोलता, और तुम उसके पास जाकर दोस्ती बढ़ाने चले हो। ये तो सीधे बर्फ की दीवार से टकराने जैसा है। उसे बोलने में दिक्कत है, वो तुम्हें जवाब कैसे देगा? फूमो मन ही मन सोचता है, अगर मेरी मुलाकात उससे जिनशियू न्यू विलेज में नहीं हुई होती तो सीट बदलने के बाद भी क्या वो मेरी दी हुई पर्ची का जवाब देती? क्या खूबसूरत लड़कियां अपनी छवि को लेकर इतनी ज्यादा सावधान रहती हैं? मैंने उसकी हालत देखी है। उसके खाने में तो जैसे सिर्फ साफ पानी और थोड़ी सी सब्जियां होती हैं। एक बिल्ली को खिलाने के लिए भी शायद उतना खाना काफी ना हो। इतने कम खाने और इतनी कम पैसों में वो आखिर इतने दिनों से कैसे गुजारा कर रही है? अगर मुझे एक वक्त के खाने में इतना ही मिले तो मेरी तो क्लास खत्म होते होते भूख से हालत खराब हो जाए। 1 मिनट, भूख? वैसे गणित शुरू से ही मेरा कमजोर विषय रहा है, इसीलिए क्लास टीचर ने इस लड़की को मेरे बगल में बैठाया है। लेकिन इस फूमो ने मेरी गणित में मदद तो दूर, ऊपर से 2 दिन से लगातार परेशान कर रखा है। अभी तक इसे मेरी बेरुखी समझ नहीं आई क्या? और ये फिर से मेरे सामने पर्ची रख रहा है। पिछले 2 दिनों के हिसाब से अगर इसकी पर्ची को मैंने नजरअंदाज कर दिया तो शायद आज की क्लास में ये चुप हो जाएगा। परेशान तो करता है, लेकिन कम से कम अभी तक पीछे पड़ा नहीं है। फूमो, मुझे अभी लगा था कि तुम्हें समझ आ गई है। अरे इसे उठा लेना मतलब मैं कमजोर पड़ गई, और अगर मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो? लेकिन इससे फर्क ही क्या पड़ता है? पहले दिन भी तो इसने स्ट्रॉबेरी वाली कैंडी दी थी और मैंने ले ली थी। और वैसे भी खाने की चीज है, ना खाने से अच्छा है खा ही लूं। घर जाकर वान को दे दूंगी। वैसे तुम्हारी बहन को क्या पसंद है? फूमो ये सवाल भी पूछ रहा है। क्या ये सच में मेरी बहन की पसंद जानने के लिए मेरी मदद ले रहा है? चिकन लेग तो अब मेरे बैग में आ ही चुका है, अब ये इसे वापस भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, आज के बाद इसे कोई जवाब नहीं दूंगी। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है इसे नजरअंदाज करने का तरीका काम कर रहा है। मैं आ गई वान। भूख लगी है, मैंने थोड़ा स्नैक खा लिया। हमारे घर का तथाकथित स्नैक बॉक्स असल में कुछ छोटे पैकेट वाले ब्रेड, सस्ते सोडा बिस्किट और सुपरमार्केट की सबसे कम कीमत वाली चीजों से भरा हुआ है। देखो वान, आज दीदी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आई है, ये लो खाओ। ये सब उसी परेशान करने वाले इंसान ने दिया है। वान तुम आराम से खाओ, इतना खाने से वो गरीब नहीं हो जाएगा। उस फूमो के बैग में तो जैसे कभी खत्म न होने वाले स्नैक्स रहते हैं। हर बार जब वो मेरे सामने कोई पर्ची रखता है उसके साथ एक छोटा सा स्नैक भी जरूर होता है, और ऊपर से बार बार पूछता रहता है, बहन को ये पसंद है? बहन ये खाएगी। ठीक है, आज मैं खा लेती हूँ। शायद यही हमारी दोनों बहनों के बीच एकमात्र फर्क है।
फूमो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे वान वान, जब तुम पहले स्कूल जाती थी, क्या तुम्हें फूमो नाम के किसी लड़के की याद है? मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत करीबी लोगों को छोड़कर। बाकी लोगों के लिए लगभग हर इंसान उसके लिए बस एक धुंधली सी तस्वीर होता है। लेकिन फूमो के बारे में वो पहले ही 2 बार अच्छी राय दे चुकी है। वान वान इतनी मासूम है, कहीं उस आवारा लड़के ने उसे अपनी बातों में तो नहीं फंसा लिया? वान वान, क्या उसने पहले कभी खुद तुमसे बात की थी? नहीं, मतलब फूमो ने उससे पहले कभी खुद बात नहीं की। नहीं, तो फिर ऐसा क्यों है? छोड़ो, कम से कम उसने वान वान को धोखा तो नहीं दिया। दीदी, क्या मैं कल स्कूल जा सकती हूँ? नहीं वान वान, तुम कल स्कूल नहीं जाओगी। लेकिन मुझे स्कूल जाना है। स्कूल जाने की इच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इस हफ्ते क्लास में सीटें बदली हैं। मुझे डर है कि तुम वहां जाकर असहज महसूस करोगी। असल वजह तो वो नया डेस्कमेट है। अगर वान वान स्कूल गई और वो उसे फिर से कोई कैंडी देने लगा तो, या कोई पर्ची, अगर कोई और लड़का होता तो मैं इतनी चिंता नहीं करती। लेकिन फूमो, पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है कि मेरी बहन को उसके बारे में इतना अच्छा लगता है। वान वान, अगले हफ्ते स्कूल जाना। इस सप्ताहांत मैं तुम्हें स्कूल की सारी बातें बता दूंगी। मैंने तय कर लिया है, किराया चुका देने के बाद मैं उस लड़के से हमेशा के लिए दूरी बना लूंगी। शुक्रवार को सैलरी मिलेगी, शनिवार को किराया चुका दूंगी, और फिर पूरे सप्ताहांत वान वान को समझाऊंगी कि उसे उस लड़के से सावधान रहना है। खासकर उसके दिए हुए कागज बिल्कुल नहीं लेने हैं, और उसके दिए हुए स्नैक्स, उन्हें लेकर तुरंत घर भाग आना है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो आवारा लड़का कब तक मुझे परेशान करता है। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। तभी ठक ठक ठक, ये किस बात का संकेत है? कल तो शनिवार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कुछ दिनों में मेरे मेहनत से काम करने से वो प्रभावित हो गया हो? क्या पता मुझे धन्यवाद कहने के लिए कुछ अच्छा खिलाने आया हो। आओ, क्या काम है? अगर उसके मन में मेरे लिए थोड़ी भी कृतज्ञता है तो शायद मैं मान सकती हूँ, लेकिन वो खुद मेरे सामने आकर किराया देने आए। ये लड़की तो मुझे चोर से भी ज्यादा सावधानी से देखती है, और पिछले कुछ दिनों से मेरे कागजों को भी नजरअंदाज कर रही है। कहीं ये कोई जाल तो नहीं? ये तो बहुत साफ साफ संदिग्ध लग रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं भी देखता हूँ। 1 मिनट, इस बार तो सवाल उसने मुझसे पूछा है, फिर मैं उसे कुछ खिला क्यों रही हूँ? चलो ठीक है, कैंडी खा लेती हूँ, अब वापस चली जाऊँ। वैसे तुम्हारी बहन आमतौर पर किस तरह के गाने सुनती है? गर्मियों की हवा। अच्छा, पसंद तो अच्छी है। और तुम्हारी बहन को किस तरह का लड़का पसंद है? मतलब उसका आदर्श लड़का कैसा होना चाहिए? कोई पसंद है या कोई खास शर्त? फूमो मन ही मन सोचता है, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे बचपन में इलेक्ट्रॉनिक पेट पालने वाला खिलौना खेलते थे। बस फर्क इतना है कि इस बार सामने असली इंसान है। जब से मुझे पता चला कि छोटे छोटे स्नैक्स देकर उससे बातें निकलवाई जा सकती हैं, मैं लगभग हर सुबह सुपरमार्केट जाने लगा हूँ। ऐसे सामान खरीदता हूँ जैसे दुकान खोलने वाला हूँ, बस इसलिए कि वो मेरे दिए हुए स्नैक्स लेती रहे। कुछ ही दिनों में मैंने उसकी पसंद, खाने की आदतें और कई छोटी छोटी बातें जान ली हैं। लेकिन आज मैंने सीधे उसका आदर्श लड़का पूछ लिया। शायद ये उसकी सीमा से बाहर हो गया। क्या ये तो वही सवाल है, बस अलग तरीके से पूछा गया है। फूमो बिल्कुल भी शर्माता नहीं है, लंबाई से लेकर पसंद और खाने तक हर छोटी चीज पूछ लेता है। अब बस यही पूछना बाकी है कि तुम्हारी बहन को मुझमें दिलचस्पी है या नहीं। उसे जरा भी डर नहीं लगता कि मैं घर जाकर अपनी बहन को सब बता दूंगी। आखिरकार ये पूरा हफ्ता किसी तरह बीत ही गया। बस किताबों की दुकान जाकर सैलरी लेनी है, फिर कल किराया चुका दूंगी। जो चिंता इतने दिनों से मेरे सिर पर मंडरा रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, मुझे उस परेशान करने वाले फूमो से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। किराया चुका दूंगी और उसके बाद उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दुकान पर पहुंचती हूँ। आ गई, अच्छा हुआ आज दोपहर नई किताबों की एक खेप आई है। इन पेटियों को भी अंदर ले जाओ, सब व्यवस्थित करके फिर मेरे पास आना। ठीक है, ये नौकरी ज्यादा पैसे वाली नहीं है, असल में तो ये सिर्फ मेहनत मजदूरी वाला काम है। फिर भी मैं इस नौकरी को बहुत संभाल कर रखती हूँ। स्कूल के पास है, जगह थोड़ी सुनसान है, इसलिए आमतौर पर मेरे स्कूल के दूसरे बच्चे यहाँ नहीं आते। और सबसे अच्छी बात, मेरा ज्यादातर काम दुकान के पीछे बने छोटे से स्टोर रूम में होता है। आमतौर पर अगर इतनी सारी किताबें आ जाएं, तो मालकिन कह देती है कि बाकी काम अगले दिन कर लेना। लेकिन आज वीकेंड शुरू होने वाला है, इसलिए शायद आज बचना मुश्किल है। अगर सारी किताबें आज ही व्यवस्थित करनी पड़ी तो शायद 7-8 बजे तक काम करना पड़ेगा। चलो पहले जल्दी से सब खत्म कर देती हूँ। आंटी, सारा काम हो गया। ये क्या है? क्या आप फिर से चेक करने वाली हैं? हाँ, मैं अभी अंदर जाकर देखती हूँ। कुछ देर बाद, सिया, ये तुमने क्या किया है? नई किताबों के कई कवर पर दबने के निशान हैं और 2 किताबों पर धूल लगी हुई है। इतनी खराब हालत की किताबें मैं ग्राहकों के सामने कैसे रखूं? लेकिन आंटी, मुझे अच्छी तरह याद है, इन किताबों के कवर पर ये निशान पैकेट खोलने से पहले ही थे। साफ है कि ये रास्ते में सामान लाते समय हुए होंगे। और धूल की बात करें तो मेरा काम किताबों को छांट कर सही जगह रखना है। अगर हर किताब को एक एक करके साफ करने लगूं तो मुझे आधी रात तक काम करना पड़ेगा। पूरे महीने से मैं इसी तरीके से काम कर रही हूँ। आपने आज से पहले कभी इसकी शिकायत नहीं की, तो फिर आज सैलरी देने से ठीक पहले अचानक इतनी सारी कमियां क्यों दिखाई देने लगी? बस करो, इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ। आओ, अपनी सैलरी ले लो। ठीक है आंटी, आगे से मैं और ध्यान रखूंगी। ये लो, जल्दी घर चली जाओ, बहुत अंधेरा हो गया है। धन्यवाद। मैं लिफाफा हाथ में लेकर दुकान से बाहर निकलती हूँ। रास्ते में ही पैसे गिनने लगती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 600 रुपये। लेकिन मेरी तो महीने की सैलरी 1200 रुपये तय हुई थी। आंटी, शायद आपने पैसे कम दिए हैं। अरे सिया, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही हूँ।
दुकान का काम इन दिनों बहुत खराब चल रहा है, ऊपर से किराया भी बढ़ गया है। मेरे पास अभी पैसे की थोड़ी कमी है, लेकिन आंटी हमने पहले ही तय किया था कि मेरी सैलरी 1200 रुपये होगी। मैंने भी पूरे महीने आपकी बात के मुताबिक काम किया है। हाँ, लेकिन अभी दुकान की हालत तुम देख ही रही हो। मैं क्या करूँ, लेकिन वादा तो वादा है। मुझे अगले दिन घर का किराया देना है। अगर पूरे पैसे नहीं मिले तो मैं किराया कैसे दूंगी? सिया, तुम सच में सोचती हो कि मुझे पता नहीं चलता कि तुम स्टोर रूम में छुपकर किताबें पढ़ती हो? इतनी सारी किताबों में से अगर एक दो कम हो जाएं, तो कौन हिसाब रखेगा? मैंने कभी दुकान की कोई किताब नहीं ली। आप चाहें तो पूरा स्टॉक और बिल चेक कर सकती हैं, और मैं हमेशा अपना काम खत्म करने के बाद ही किताब पढ़ती हूँ। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें यहाँ काम करने का मौका दिया, यही क्या कम है? अब तुम मुझसे ही हिसाब मांगोगी? हमने कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं किया है ना? नहीं तो फिर मैं जितना देना चाहूंगी उतना ही दूंगी। अब ये पैसे लो और घर जाओ। मैं कुछ नहीं कह पाती। 600 रुपये, बस 600। इन पैसों से तो इस महीने का किराया भी पूरा नहीं होगा, और अब नौकरी भी चली गई। अगले महीने क्या होगा? किराया कहाँ से आएगा? खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा? मैं दुकान के बाहर निकलती हूँ, सड़क पर अंधेरा फैल चुका है। मैं कुछ देर वहीं चुपचाप खड़ी रहती हूँ। दिल में गुस्सा है, आंखों में नमी है, और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, अब मैं क्या करूँ? लेकिन मैं रोना नहीं चाहती, कम से कम अपनी बहन के सामने तो नहीं। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती हूँ। मेरी सारी तकलीफ, सारा गुस्सा और सारी उलझन मैं अपने अंदर ही दबा लेती हूँ, क्योंकि घर पहुँचते ही मुझे फिर अपनी बहन के सामने मुस्कुराना है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि आज मेरे साथ क्या हुआ। चाहे मेरी अपनी दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वान वान के सामने मैं हमेशा उसकी मुस्कुराती हुई दीदी ही रहूंगी।